हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीजी पीपीटी फिजिक्स सोल्यूशन का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था और पार्ट नंबर 2 में आइए शुरू करते हैं। आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि तीन तारों के समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर जिनमें प्रत्येक भुजा 2 ओम का है, इसके पी बिंदु से 6 ओम की धारा प्रवेश करती है जो बिंदु आर से निर्गत होती है, तब धारा I1 I2 के मान क्रमशः क्या होंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, आप मान लो अगर आप पी पे आप लगाते हो नोड वाला प्रॉपर्टी लगाते हो तो आप लिख सकते हो 6 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख लिया। यानी I1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 माइनस I2 आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से अगर मान लो I1 के लिए आप KVL लगाते हो तो I1 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। अब 2 एम्पियर आ जाएगा, I1 का वैल्यू 2 एम्पियर, तो I2 फिर हमारा क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़े हैं। R में विद्युत अधिकतम होगी यदि स्मॉल r का जो वैल्यू होगा वो कैपिटल R के अगर इक्वल होगा तो अधिकतम होगा। ठीक, 33 में क्या बोला जा रहा है कि V वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित x किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो तरंग दैर्ध्य के लिए हमारा फार्मूला होता है, देखो पहली चीज़ तो ये कि H बराबर EV होता है और यही आपका वैल्यू होता है क्या चीज़, HC अपान लैम्डा मिनिमम होता है। ठीक, तो लैम्डा मिनिमम का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, HC डिवाइड बाई EV हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर लैम्डा मिनिमम HC डिवाइड बाई EV, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट इज ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब आपको दिया हुआ है GM डिवाइड बाई GE का वैल्यू दिया हुआ 1/6 दिया हुआ है। इफ द अर्थ एंड मून आर एज्यूम टू हैव द सेम डेंसिटी, यानी अर्थ एंड मून का जो डेंसिटी है वो सेम दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ मून एंड अर्थ विल बी। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो फार्मूला हमारा होता है, अगर मान लो GM डिवाइड बाई GE का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो हमारा होता है MM मतलब मून डिवाइड बाई RM स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर डिवाइड बाई GME अर्थ के लिए। ठीक, अब अगर मान लेते हैं हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो G से G तो हमारा मान लो कैंसिल हो गया, तो RE डिवाइडेड बाई RM का होल स्क्वायर पहली चीज़, और यहाँ MM का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो रो एम इंटू 4/3 पाई RM क्यूब। ठीक, डिवाइडेड बाई आर ME का वैल्यू अगर निकालोगे तो रोई और 4/3 पाई RE क्यूब। यहाँ 4/3 से 4/3 कैंसिल, रोई के इक्वल है, पहले ही बताया जा चुका है। इसको इससे कैंसिल करोगे, इसको इससे कैंसिल करोगे इधर वाले से, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वो RM डिवाइडेड बाई RE के इक्वल आएगा। तो मतलब ये हुआ कि RM डिवाइडेड बाई RE किसके इक्वल है, GM/GE, तो यानी 1/6 इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला जाएगा कि किसी तरंग में तरंग दैर्ध्य उस तरंग में उत्पन्न संपीड़न तथा संलग्न निकटवर्ती विरलन के बीच की दूरी का अनुपात कितना होता है, 2 होता है। ठीक, ये 2 हो जाएगा, निकटतम विरलन के बीच की दूरी का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक प्रारंभ में विरामावस्था में एक 50 न्यूटन बल की आवश्यकता इस बल को गति प्रदान करने के लिए होती, तब स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात करिए। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक के लिए हमारा फार्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन का वैल्यू mg ले लेता हूँ, तो म्यू एस इंटू एम का वैल्यू है mg। तो फोर्स हमारा दिया हुआ कितना, 50 न्यूटन। म्यू एस हमको मानो कैलकुलेट करना है, एम का वैल्यू दिया हुआ है 20 और जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। इसको इससे कैंसिल कर दिया और म्यू एस का जो वैल्यू होगा वो 0.25 आ जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जाएगा 37 में कि दो बल्ब समांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं, बल्ब ए की चमक बल्ब बी से ज़्यादा है।
चमक ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर का फार्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अगर आप यहाँ वी वोल्टेज कांस्टेंट है, तो आप अगर मान लो आर ए रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर ए के। ठीक, तो अगर मैं आर ए डिवाइड बाई आर बी अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या आएगा, पी बी डिवाइड बाई पी ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब पी बी डिवाइड बाई पी ए में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो चमक है, किसकी चमक ज़्यादा है, यानी पावर किसकी ज़्यादा है, बल्ब ए की चमक बल्ब बी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए ग्रेटर है, यानी ये लेस देन हो जाएगा। लेस देन होने का मतलब ये हुआ कि आर बी का वैल्यू ग्रेटर देन, इसको इससे लेस देन वन करोगे तो आर बी ग्रेटर देन आर ए हो जाएगा। तो आर बी ग्रेटर देन आर ए का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 38, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, अब बराबर क्यू ई वी क्रॉस बी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 में आपका वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करोगे तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 40 में क्या बोला जा रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आवर्तकाल उस कण द्वारा निश्चित बिंदु पर क्रमागत आने में लगे समयांतर के बराबर होता है। यह विशेष बिंदु क्या होता है, एनी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कोई भी दूरतम स्थिति का बिंदु होता है। ठीक है, दूरतम स्थिति का बिंदु का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेंडुलम है तो ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से, तो ये स्थिति या ये स्थिति हो सकता है, समयांतर के बराबर होता है। तो जो टाइम पीरियड होता है वो वही होता है, चरम बिंदु से वापस आना। नेक्स्ट, यहाँ पे सरल आवर्त गति करते हुए गति में दोलन करते हुए किसी कण की गतिज ऊर्जा के मान में नियतकालिक परिवर्तन होता है। यदि कण की आवृत्ति n है तब इस गति में गतिज ऊर्जा की आवृत्ति का मान क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा की आवृत्ति में मान जो हमारा आएगा यहाँ पे कितना होता है, 2n के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि 40 किलोग्राम के एक पिंड को केवल उतने बल से धकेला जाता है जो केवल गतिशील करने के लिए पर्याप्त है, तथा यही बल पिंड पर इसके बाद भी लगता रहता है। यदि स्थैतिक तथा गति घर्षण नियतांक के मान क्रम से इतना है तो त्वरण कितना उत्पन्न। तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए अगर मान लो फोर्स लगाते हो तो फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होगा। तो जो स्थैतिक घर्षण होगा वो ज़्यादा होगा, म्यू एस इंटू जी माइनस म्यू गतिक घर्षण यानी स्टैटिक डायनामिक, म्यू डी ले लेते हैं, तो म्यू डी इंटू जी। तो म्यू एस का वैल्यू है 0.5, जी का वैल्यू 10 ले लिया, म्यू डी का वैल्यू 0.5 डायनामिक फोर्स फ्रिक्शन और जी का वैल्यू है 10। तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टायर का वास्तविक फुलाव किस कारण से ईंधन की बचाव करता है। तो स्लाइडिंग संपर्क कम होता है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विद द रोड डिक्रीजेस, कम होता जाता है, जिससे ये क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कम लगेगा, जिससे कि पेट्रोल डीजल जो भी कम खर्च होगा। ठीक, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक 2 किलोग्राम के द्रव्यमान को गति प्राप्त करने के लिए 25 जूल की आवश्यकता होती है। यदि किया गया संपूर्ण कार्य द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में प्रयोग हो तो इस द्रव्यमान के वेग में वृद्धि होगी, कितना होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ 25 जूल, हाफ एम बी स्क्वायर बोला जा रहा है, तो हाफ एम का वैल्यू है 2 किलोग्राम, वेलोसिटी दिया हुआ है वी स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गया, वी का वैल्यू कितना जाओ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है जैसे चित्र में दिखाया गया है। इसे दो भागों में बिंदु रेखा के अनुदिश काटा गया, प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी। तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी दोगुना हो जाती है, 2f के इक्वल हो जाती है। अगर मान लो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u लिखते हैं तो एक्चुअली v और u दोनों इक्वल हो जाते हैं।
तो इसलिए अलग अलग है। यहाँ पे हम बोलते हैं u इन्फानाइट हो जाता है, v आपका इसमें निकल के आता है, दोनों को करेंगे तो हमारा 2f के इक्वल निकल के आता है। ठीक, 46 में बोला जा रहा है कि 72 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति किसी सीढ़ी पर 12 सेकेंड में चढ़ता है, जबकि 60 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति उसी सीढ़ी पर 11 सेकेंड में चढ़ता है। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की दरों का अनुपात, तो कार्यों की दरों का अनुपात कितना होगा? P1 बराबर E1/T1 ले लेता हूँ, दूसरा P2 इज इक्वल टू E2/T2 ले लेता हूँ। तो P1 इज इक्वल टू E1 का अगर वैल्यू है M1GH डिवाइड बाई T1 और P2 का वैल्यू है M2GH डिवाइड बाई T2। अगर मान लो मैं रेशियो निकालूँ P1/P2 निकालूंगा तो क्या आएगा? M1GH डिवाइड बाई T1 और यहाँ T2 डिवाइडेड बाई M2GH। GH से GH कैंसिल हो जाएगा, M1 डिवाइड बाई M2 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 ये आएगा। तो P1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, देखो M1 आपका दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, M2 कितना है 60 और टाइम T2 11 सेकेंड डिवाइड बाई T1 12 सेकेंड। तो ये 12 छक 72, 6 दहा में 60, 11/10 यानी 11:10 में आएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मान निर्भर करता है तो उसके द्रव्यमान पर, उसके प्रकृति और ताप में, उसके ताप में वृद्धि पर, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, यानी डी ऑप्शन सही होगा। दोनों बिंदु बी और सी पर, दोनों बी और सी दोनों पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। ठीक है, तो 48 में बोला जा रहा है, 48 में कहाँ गया? हाँ, किसी विद्यार्थी किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी माप बिंब पिन को लेंस की दूरी u पर रखकर तथा प्रतिबिंब पिन की दूरी v को मापकर करता है। इस विद्यार्थी द्वारा u तथा v के बीच खींचा गया ग्राफ कैसे दिखाई देगा? देखो फार्मूला होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो u माइनस v डिवाइड बाई यू वी 1/f का वैल्यू, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा? uv डिवाइड बाई u माइनस v आ जाएगा। अगर यहाँ क्या बोला जा रहा है कि रख कर प्रतिबिंब दूरी की इस ग्राफ u के बीच विद्यार्थी उत्तल लेंस फोकस दूरी माप मिले। देखो v और u में एक्चुअली ग्राफ खींचा जा रहा है, तो u और v में खींचा जाने का मतलब क्या हुआ कि ये f कांस्टेंट है। अब अगर f कांस्टेंट है तो ये क्या बन जाएगा? एक हाइपरबोला बन जाएगा। एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट हाइपरबोला, यानी b को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आखिरी क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक आयताकार टैंक जिसकी गहराई 12 मीटर है, तो मान लो एक टैंक है ऐसे, इसकी गहराई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 12 मीटर है। इसका बोला जा रहा है कि जल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 4/3 से भरा है, उसकी तली की गहराई कितने मीटर पे दिखाई देगी ऐसे? तो देखो हमारा फार्मूला क्या होता है, एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एपेरेंट डेप्थ हमारा पूछा जा रहा है, रियल डेप्थ हमारा दिया हुआ है 12 मीटर है ना, 12 मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ, तो इसके इससे कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या आएगा? 9 मीटर। ठीक, तो 12 मीटर गहराई है और कहाँ दिखाई देगा? 9 मीटर के ऊपर दिखाई देगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक पिंड पर लगने वाला बल F का दूरी x के साथ परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। यदि बल न्यूटन तथा दूरी मीटर में व्यक्त किया जाए तब पिंड को x बराबर 0 से 6 मीटर तक, 0 से
0 से 6 मीटर तक गति कराने के लिए किया जाने वाला कार्य का मान क्या हो। देखो किया गया कार्य अगर हमको फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मान लो ये ओ मानो ए बी सी और ये डी है, तो ओ ए बी सी या ए बी डी का एरिया हमको तीनों को निकालना था। ये तो हमारा क्या आ जा रहा है, स्क्वायर जा रहा था, 3 × 3 हमारा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो 1/2 बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 3, तो 9 + 9/2 या 4.5 लिख लो, तो 13.5 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये रहा आपका पीपीटी का फिजिक्स वाला पोर्शन का सलूशन। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।